से। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 56 कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन, जिसमें एक कविता दे रखी है जिसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राणा था रणधीर अकेला था, प्रताप परवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला। मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई आप पहचान ही गए होंगे, महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि बहुत लड़े थे और जो अकबर है उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अंतिम समय तक वो लड़ते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था, किससे किया था? अकबर से। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी, प्रताप की क्या थी? मेवाड़ को आज़ाद कराने की टेक थी। मेवाड़ को उन्होंने कभी भी अधीन नहीं रहने दिया अकबर की। प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है, प्रतिपाल धन क। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। रणधीर रणधन धीर, प्रणवीर प्रणधन वीर, घालक गालधन की, गालधन क। ठीक है, तो ये थे प्रत्ययुक्त शब्द। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए, जैसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। ये सभी नहीं होते तो आज इस भारत में आप स्वच्छता से सांस ले पा रहे हैं, ये ना होता और हम किसी न किसी के गुलाम रहते। तो इन्होंने जब अपनी जान गंवाई है तभी हम जो है आज़ाद घूम पा रहे हैं। उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं लिखिए। महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक और स्वराज्य का संचालक कहकर विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसके साथ ही आप महाराणा प्रताप से जो जुड़ी जानकारियां हैं वो ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप एक खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है, तो आप ज़रूर से इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ सकते हैं और पढ़ें। तो ये होता है कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 57। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दे रखा है जिसे रीड करें आप और प्रश्नों के उत्तर दें। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं, बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, स्वच्छ और योग्य बने। तो शिक्षकों को चाहिए कि वो ऐसे योग्य शिक्षक बने, स्टूडेंट्स के सामने उनकी जो झलक है वो पॉजिटिव वे में रहे, ताकि उनके जैसा अगर वो करने, सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जैसा अगर करने की कोशिश करें तो वो एक सुदृढ़ युवा पूंजी और सच्ची व योग्य बने। तो शिक्षक को चाहिए कि वो सच्ची शिक्षक की, जैसे उनकी शिक्षक की जो ड्यूटी है, जैसे बच्चों को पढ़ाना, तो वो बच्चों को पढ़ाएं, गलत चीज़ें ना करें। जैसे गुटखा तंबाकू अगर खाएंगे टीचर्स तो बच्चे भी उनको देखेंगे कि भलाना टीचर तो खाता है तो मैं भी क्यों ना खाऊं। तो इस तरह का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप में से कोई भी ये शिक्षक वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप जिस चीज़ के लगे हुए हैं वो ही चीज़ करें, ना दूसरी चीज़। ठीक है, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं तो आप बच्चों को पढ़ाइए, ना कि फालतूगिरी करें। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि आजकल टीचर्स पढ़ाने में कम ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से पढ़ाएं बच्चों को और अपने जैसा योग्य बनाने की कोशिश करें, ताकि वो भी आगे जा कर के किसी और बच्चे के भविष्य को संवार सके। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षकों की बात यहीं पर नहीं रहती है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके शिक्षक भी आजकल जो है बहुत वैसा माहौल कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अच्छा माहौल पैदा करें, ताकि बच्चे पढ़े लिखे और देश के लिए योग्य बने, ताकि वो अपने देश को सुचारू रूप से चला सकें। तो देश की पूंजी बताया है किसको? युवाओं को। युवाजनों के आदर्श होते हैं कौन? शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम है अयोग्य। बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? बच्चों पर अपने गुरु के द्वारा किए या बताए कार्यों की छाप जीवन भर रहती है। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी सच्ची, सुदृढ़ व योग्य बन सके। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए, ये भी बताइए कि वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं। तो
कई टीचर बुरे होते हैं तो ऐसा नहीं है, हर टीचर बुरा होता है, बहुत टीचर अच्छे भी होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों में जो अपनी मेहनत लगन से बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर ढपोर से ढपर बच्चा होगा तो अगर अच्छा पढ़ाया, जैसे गणित पर अच्छा पढ़ाया है, विज्ञान अच्छा पढ़ाया है, तो उसके 100 में से मैंने 99 मार्क्स 100 मार्क्स भी देखे हैं। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ जहाँ पर मेरे साइंस में अबव 90 नंबर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की जो शिक्षिका थी बहुत अच्छी थी, मंजू गुप्ता। और इसी के साथ और भी बहुत सारे जो शिक्षक थे हमारे स्कूल में बहुत मेहनत करते थे, हर विषय पर बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे। हमारे मैथ्स की टीचर भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत अच्छे टीचर भी हैं जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का काम सुचारू रूप से करते हैं और एक ईमानदारी से करते हैं कि बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव वे में उनके लिए बोलते हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं शिक्षक की अच्छी पढ़ाई पर। तो मेरे प्रिय शिक्षक गणित और विज्ञान की अध्यापिका हैं। वे हमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ नैतिक शिक्षा की बातें, आने वाली कठिनाइयों का निराकरण सरलतापूर्वक करती हैं। तो यहाँ पर आप जो भी शिक्षक आपके प्रिय हैं उनके बारे में आप बताएं और वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं ये भी बताएं। तो ये होता है कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 58 जिसमें गद्यांश है, जिसे रीड करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक स्वच्छ क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैदल चलना हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा है। आप सुबह शाम वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे आप उतना फिट रहेंगे। आपको कोई योगा, कोई आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कहता है, क्योंकि मैं भी जब नहीं घूमती थी तो बहुत बीमार रहती थी। वॉक करना स्टार्ट किया तो मैं बीमार कम पड़ती हूँ। तो आप वॉक जरूर करें। सुबह उठे जल्दी, सूर्य का अभिवादन करें, सूर्य के दर्शन करें, सुबह की ताज़ा धूप लें, सुबह वॉक करें और पेड़ पौधों की ताज़ा हवा लें। तो ये रहा ये गद्यांश। अब देखते हैं उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की बहती शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें ऊर्जा देती है? सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे, यानी रोग से रहित? सुबह के समय पैदल चलना व योगा व्यायाम करना। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। सुबह पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती है और शरीर में ताजगी व ऊर्जा का संचार होता है। आप देखिएगा सुबह आप वॉक करेंगे, सुबह काम फटाफट से करेंगे ना, तो पूरा दिन आपका ताजगी भरा रहेगा, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं रहेगा। और अगर आप लेट उठेंगे, लेट काम करेंगे तो आपका पूरा जो दिन है वो आलस से भरपूर रहेगा। तो सुबह उठने की कोशिश करें और अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। तो 59 का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश दे रखा है जिसे रीड करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। गद्यांश है भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो आपने देखा होगा डाक आपके आसपास जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, आपने देखा होगा ज़रूर से। तो आज भी वहाँ पर लेटर, बहुत सारे लेटर हाथ से लिखे हुए आते हैं और लोग आज भी अपने हाथों से लिखे हुए लेटर किसी न किसी को सेंड करते हैं। उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं इजी वे में। और एक पोस्ट ऑफिस ही ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम फील कर सकते हैं हमारा जो पहले का बचपन से जो देखते आ रहे हैं उसे फील कर सकते हैं हम वहाँ पर जाकर के, क्योंकि पोस्टमैन भी वही हैं, डाक विभाग भी वही हैं और जो पोस्ट डिब्बा रहता था जिसपे हम लेटर डालते थे वो डिब्बे भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं अतीत से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा स्वरूप आजकल देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऑनलाइन सुचारू रूप से चलता आ रहा है डाक विभाग। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है डाक विभाग से। तो हमारे सभी डाकिये और जो भी हैं डाक विभाग से जुड़े हुए उन सभी को मेरा प्रणाम करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं,
कौन? कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारी डाक प्रणाली मृत है? जी नहीं, हमारी डाक प्रणाली तो जीवित है और लंबे सफर से तय करती हुई आज भी चल रही है। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? क्योंकि जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपनी मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उसका स्नेह पत्र में झलकता है। अब फ़ोन पे जो टाइपिंग रह गई है ना, वो सिर्फ एक मशीन की तरह ही लगती है। किसी ने भी कैसा भी टाइप कर दिया, वो हमें अपनापन नहीं दिला सकती। जिस तरह से कोई हाथ से लिखा आपको, आज भी अगर कोई आपको कार्ड हाथ से बना हुआ मिल जाए या हाथ से लिखा हुआ मिल जाए ना, तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि लिखित मैसेज को। तो आज भी इसका स्नेह जीवित है, हाथ से लिखे पत्र का। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? डाक व्यवस्था ने। डाकिया हमारे जीवन की धुरी है, कैसे? क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख दुखों को एक साथ स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। सुख की भी चिट्ठी आती है तो दुख की भी, किसी का शोक संदेश आता है तो वो भी डाकिये द्वारा ही हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो सुख दुख सभी को बांटते हुए डाकिये अपने काम को पूर्ण रूप से करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों की व अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में पहले कबूतर व अब डाकिये सहायक होते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 60, जिसमें है कविता, जिसे पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक के लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते शाम घटा रहती है, मधुर स्वरों में कोकिल उत्कंठी बहुए गीत सुनाती हैं। तो यहाँ हमारे भारत की जो ग्रामीण परिवेश से जो हमें खुशी मिलती है ना, उसी के बारे में बताया गया है कि युग युग से हम उपासक हैं किसके? गैती और कुदाली के, जो कि हमें खेतों में काम आती है। ठीक है, इंद्रधनुष दिखता है यहाँ, संध्या की लाली दिखती है जो खुशहाली जीवन को प्रतीत करते हुए बताती है, कोयल कूकती है, मोर नाचते हैं, पपीहे गाते हैं। तो जो भी है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खुशहाली का जीवन है। जो बहुएं होती हैं वो भी गीत सुनाती हैं कोयल की तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैती और कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा होती है और साथ ही साथ धूप खिलती है तो हमें इंद्रधनुष जरूर से दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। खेत खलियान की बात कही है यहाँ पर, है ना। मधुर का अर्थ होता है मीठा, संध्या का अर्थ होता है शाम, छठा अर्थात छवि, कुदाली अर्थात मिट्टी खोदने का एक औजार। किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहराती है तब किसान के घर खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे की क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े आदि की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक